सबसे पहले तो अब शनिवार शाम को इतने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो थैंक यू भुवनेश्वर फॉर दिस। और आप में से कुछ लोग अगर मोबाइल गलती से साइलेंट पे हों या आपने बंद किए हुए हैं तो आप उसको खोल सकते हैं, ऐसी कोई उसमें गड़बड़ बात नहीं है। और अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि कांग्रेस के बाद हमेशा बीजेपी नहीं आती है सामने। तो और घुसने से पहले कहानी में और स्टोरी बाजी में मुझे हमेशा से ये लगता था कि हम लोग की नानी और जो हमारी दादियाँ हमें कहानियाँ सुनाती थी बचपन में, क्योंकि कहानी सुनने के लिए बच्चा ही हो जाना पड़ता है। तो और हमारी दादी और नानी जब हमें ज़िंदगी घोल के कहानियाँ सुना रही होती थी तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी अच्छी बातें उन कहानियों में हमारे कानों में डाल रही होती थी। और उस कहानियों में हमें लगता था कि हम ऊपर से सो रहे हैं, कि हमें वो सुलाने के लिए कहानियाँ सुनाई जाती हैं। लेकिन वो कहानियाँ इसलिए होती थी कि ताकि अंदर ही अंदर बच्चा जग जाए और वो सही सवाल पूछे। तो पहला क्रेडिट उन दादी और सारी नानियों को जाता है कि उन्होंने हमारी वो हिस्ट्री बचा के रखी जो अदरवाइज़ इतनी सारी कहानियाँ, सैकड़ों कहानियाँ, हम सबकी दादी और नानी की एक मेमोरी है कि उनकी कहानियाँ वो हमें सुनाते हैं। हम लोग बहुत सारी कहानियाँ हमें आज भी याद हैं। दादी शायद हमारी शक्ल भूल जाएं एक टाइम के बाद में। तो सबसे पहले आप सभी की दादी और नानी को मेरी तरफ से नमस्ते, जिन्होंने आपको कुछ कहानियाँ, जो भी कहानियाँ सुनाई होंगी। और वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि कहानी सुनने के लिए बच्चा ही होना पड़ता है। तो देखते हैं कितना बच्चा बचा है आपके अंदर। कि चलो आज लौटें वो गलियाँ पुरानी, चलो आज लौटें वो गलियाँ पुरानी, वो अम्मा की गोदी में सुन लें कहानी। चलो आज बाहों में आकाश ले लें, चलो आज बाहों में आकाश ले लें, चलो आज चंदा की गोदी में खेलें। चलो आज कर लें वो गलती पुरानी, चलो आज कर लें वो गलती पुरानी, वो परियों के किस्से, वो दादा वो नानी, वो परियों के किस्से, वो दादा वो नानी। चलो आज लड़ लें झगड़ लें ज़रा सा, चलो आज लड़ लें झगड़ लें ज़रा सा, टीचर की डांटों से भिड़ लें ज़रा सा। चलो थोड़ी शैतानी धीमे से कर लें, थोड़ी शैतानी धीमे से कर लें, शिकायत सब मम्मी कि पापा से कर लें। थोड़ी शैतानी धीमे से कर लें, शिकायत सब मम्मी कि पापा से कर लें। हम सभी लोगों ने बचपन में, पता नहीं आप लोगों ने पटरी पे वो कभी सिक्का रखा है कि नहीं रखा है चुंबक बनाने के लिए। हम लोग बहुत करते थे। जिस शहर से मैं आता हूँ, जिस दुनिया से मैं आता हूँ, जिस स्टेट से मैं आता हूँ, वहाँ से अभी तक 7 या 8 प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश बोलते हैं उसको। और बहुत सारी पॉलिटिक्स वहाँ से भी डिसाइड होती है। खैर, तो चलो आज पटरी पे सिक्कों को रख लें, चलो आज पटरी पे सिक्कों को रख लें, चुंबक बना लें जो अपनों को खींचे। चलो आज साइकिल से दुनिया को नापें, चलो आज साइकिल से दुनिया को नापें, रिश्तों की दूरी को थोड़ा सा पाटें। इससे पहले वाले सेशन में बहुत सारी बातें हो रही थी और आगे जो लाइन है मैं उससे अच्छा कम से कम सोच नहीं सकता, लिखने की बात अलग है। कि चलो आज मंदिर में अल्लाह पुकारें, चलो आज मस्जिद में घंटी बजा लें, चलो आज मस्जिद में घंटी बजा लें, चलो आज मंदिर में अल्लाह पुकारें। चलो आज लौटें वो गलियां पुरानी, वो अम्मा की गोदी में सुन ली कहानी। होता क्या था, बचपन में एक राजा होता था, एक रानी होती थी, तमाम परियां होती थीं। और जो हमारी नानी कहानियाँ सुनाती थी ना, तो उसमें शैतान होता था, कई सारे राक्षस होते थे। और जब वो कहानियाँ सुना रही होती थी तो हमें न केवल ये कहानियाँ ये बताती हैं कि इस दुनिया में राक्षस हो सकते हैं, शैतान हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं, रानियाँ हो सकती हैं। उन कहानियों से ये भी पता चलता था कि राक्षस चाहे जितना भी बड़ा हो, उसको एक छोटा सा राजकुमार या एक छोटी सी राजकुमारी एक दिन मार ही देता है। तो वो कहानियाँ ये काम करती थीं। एक राजा हुआ करता था, एक रानी भी, तमाम परियां होती थीं, तमाम जिन होते थे, जिनसे जो मांगो वो दे दिया करते थे। तब जादू सच हुआ करता था। ही मैन, सुपरमैन सबकी जान बचाने आ जाते थे। सब ठीक ही चल रहा था दुनिया में। बस एक दिन तुमने उन सारे सच्चे जिंदा लोगों को, बस एक दिन तुमने उन सारे सच्चे जिंदा लोगों को, उस राजा को, उस रानी को, उन परियों को, उन जिन्नों को कहानी मानना सीख लिया। और अब देखो ज़रा दुनिया की हालत। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद से जो सारी कहानियाँ हैं, मैं कुछ एक चिट्ठियाँ आपको सुनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग बोर ना हो। अगर आप बोर होते तो ऐसे हाथ खड़ा कर दीजिएगा। और दरवाज़ा मेरे से तो दूर ही है मुझसे तो दूर ही है सर दरवाज़ा। तो मैं कोशिश करूंगा। और सारी कहानियाँ आगे इस काश पे टिकी हुई हैं, जो हमारी ज़िंदगी में होता है ना कि काश ये कर लेते यार, काश इसको ये बोल लेते, काश मम्मी से सही से बात कर लेते। कई बार
ऐसी कई सारी चीज़ें होती रहती हैं। मुझे एक, किसी का नाम नेहा है क्या यहाँ पे? किसी का भी नाम? आपका नाम क्या है? आप बीच में उधर पीछे, आप ही को बोल रहा हूँ मैं। वैशाली। ऐशानी, ईशानी, ऐशानी, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं गलत ना बोलूं। तो आपकी कहानी सुनाता हूं मैं। शहर था कोई छोटा सा, जहां गलियां कम थी और जहां गलियां ज़्यादा थीं और सड़कें कम। क्लास 11th की बात है। मैं ट्यूशन पढ़ने जाया करता था, और ट्यूशन थी केमिस्ट्री की। और जो केमिस्ट्री के माँ साहब थे उनका नाम था BKS अग्रवाल। BKS, बस BKS था, उसका कोई फुल फॉर्म नहीं था। रोज़ ट्यूशन शाम को 5 बजे शुरू होती थी, और ट्यूशन में कुल 6 बंदियाँ आती थीं, और मुझे मिला के कुल बंदे होते थे 8। मैंने ट्यूशन थोड़ी लेट ज्वाइन की थी, तो इससे पहले हर एक लड़के ने अपने हिसाब से मनी मन एक लड़की को गर्लफ्रेंड बना लिया था। सब ने बना लिया था, मतलब 8 में से सब ने अपना अपना चूज़ कर लिया था। क्लास के अंदर एक तरफ लड़के बैठते थे और एक तरफ लड़कियाँ, और क्लास के दोनों तरफ सीटों के बीच में 2 फीट की दूरी होती थी, और मास्टर साहब उसमें टहल टहल के पढ़ाया करते थे। जैसे क्लास के अंदर लड़के और लड़कियाँ अलग बैठते थे, ठीक वैसे ही क्लास के बाहर लड़के और लड़कियों की साइकिल भी अलग अलग खड़ी हुआ करती थी। मास्टर साहब केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते अक्सर लड़के और लड़कियों की केमिस्ट्री मैच ना कर जाए, इससे पहले ये लाइन दोहराया करते थे कि देखिए, ट्यूशन के बाद या ट्यूशन के पहले कोई भी लड़का किसी भी लड़की से बात करता हुआ नहीं दिखना चाहिए। अगर कोई दिखा तो मैं उसके घर वालों से शिकायत कर दूंगा। आप लोग के साथ हुआ है कभी ऐसा, जो पीछे बैठे हैं? ऐसे मास्टर होते हैं, वहाँ तो होते थे हमारे यहाँ। एक बार जैसे ही मास्टर साहब ये दोहरा रहे थे, तो एक लड़की ने पूछा, लड़की ने क्या, ऐशानी ने पूछा कि सर, अगर कभी नोट्स छूट जाएं तो भी हम लड़कों से बात नहीं कर सकते क्या? ये सुनकर मास्टर साहब थोड़ा सा सकपका गए, और अपने आप को संभालते हुए कुछ बोल नहीं जा रहे थे। इतने में मैंने हिम्मत करके पूछ लिया था, अब ईशानी, प्रॉब्लम क्या है, इस सारी कहानियों का हीरो मैं हूँ, और मैं अपनी शक्ल अब बदल नहीं सकता। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके पूछा कि सर, सभी लड़कों का भी यही सवाल है, नोट्स लेने के लिए भी कभी लड़कियों से बात नहीं कर सकते क्या? ये सुन के सभी लड़कियां धीमे धीमे बिना आवाज़ के हंसने लगीं, और लड़कियां मुस्कुराने लगीं और लड़के हंसने लगे। उधर ऐशानी ट्यूशन में पहली बार मुझे देख के मुस्कुराई थी, और मैं उसे देखकर, एक दूसरे को देख के हम पहली बार मुस्कुराए थे। ये हमारे बीच की बिना बोले पहली बातचीत थी। ठीक वैसे ही जैसे हिंदुस्तान के किसी भी आम ट्यूशन में रोज कोई लड़का किसी लड़की से ऐसे ही बातचीत शुरू करता है। खैर, मास्टर साहब कहाँ मानने वाले थे। वो थोड़ा गुस्सा होते हुए क्लास की लड़कियों की तरफ घूर के बोले, ऐशानी, याद आ रहा है आपको? घूर के बोले, अगर कभी ऐसा हो कि कुछ छूट जाए तो आप बता दीजिएगा, मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा, लेकिन कोई भी लड़का किसी भी लड़की से बात करते हुए नहीं मिलना चाहिए। जैसे ही मास्टर साहब ने बोल के ख़त्म किया, ऐशानी और मैंने एक दूसरे की ओर देखा। इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जैसे ही हमारी नज़रें मिली, हम दोनों मुस्कुरा दिए। ये उस दिन ट्यूशन में हमारी दूसरी बातचीत थी। उस दिन ट्यूशन खत्म हुई, मैं बाहर निकलकर ऐशानी का इंतज़ार करने लगा। उसके पास आते ही मैंने साइकिल रोकी। मैंने घबराते हुए उसको अपनी लाइफ का पहला हाय किया और उसके नोट्स मांगे। उसने अपने नोट्स देने से पहले रजिस्टर के आखिरी पेज पर कुछ लिखा और कहा, कल ट्यूशन से थोड़ा जल्दी आकर नोट्स दे देना। मैंने उसके जाते ही सबसे पहले रजिस्टर का आखिरी पन्ना चेक किया कि ऐशानी ने वहाँ पे क्या लिख के दिया है। ऐशानी ने वहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस छोड़ा हुआ था, और ईमेल एड्रेस के जस्ट ऊपर लिखा हुआ था, बातचीत के लिए। मैंने जो पहली मेल उसको लिखी थी, उसकी सब्जेक्ट लाइन भी यही थी, बातचीत के लिए। 11th क्लास किए हुए आज 10 साल हो गए। आज एक पुरानी ईमेल ढूंढ रहा था, पता नहीं कहाँ से वो ऐशानी की ईमेल ऊपर आ गई। पुरानी ईमेल्स तो अक्सर मिल जाती हैं, लेकिन पुराने लोग अक्सर ज़िंदगी के मेल बॉक्स में कहीं खो जाते हैं। मैं बीच बीच में मिक्स करता रहूँगा। जैसे होता क्या है कि आजकल हम लोग चिट्ठी लिखना भूल गए हैं, करीब करीब हम चिट्ठियाँ नहीं लिखते। एक टाइम पे हम बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखा करते थे। तो अब जैसे आप ये समझिए कि आज के, यहाँ पे कोई बोल रहा है क्या? इसमें किसी को, यहाँ पे किसी को चुप करवा सकते हैं? यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। एक तो वैसे ही मैंने मोबाइल ऑन करने के लिए बोल दिया है। तो खैर, तो हम चिट्ठियाँ नहीं लिखते, तो एक चिट्ठियों की नॉस्टैल्जिक वैल्यू, जैसे मैं अपने टाइम पे
डाकियों को जो लोग अंकल होंगे या जो भी मेरे से थोड़े से उम्र में बड़े होंगे 5 साल, वो जानते होंगे कि डाकियों को पैसे दे के लोग रखते थे अपनी चिट्ठी रुकवाने के लिए। तो अगर आज के टाइम में कोई चिट्ठी लिखेगा तो वो चिट्ठी कैसी दिखेगी और क्या कन्फ्यूजन होंगे, तो वो चिट्ठी शुरू करता हूँ। एक और वॉलेंट मेरे को एक और नाम चाहिए किसी का, कोई और। नेहा? हाँ सर, मेरे को लड़की का नाम चाहिए। मैं आऊँगा सर, उस पर भी आता हूँ, सॉरी। फिर कोई आसान सा नाम बताइएगा। अंकिता? कहाँ थी आप? चलिए खैर, तो मैं तुम्हें डियर लिखूं या डियरेस्ट, ये सोचते हुए लेटर पैड के 4 कागज और रात के 2 घंटे शहीद हो चुके हैं। तुम्हारी पिछली चिट्ठी का जवाब अभी तक नहीं आया, तो सोचा कि पिछले दिनों दिवाली की छुट्टी थी, डाकियों को मैंने दिवाली का कुछ अलग से दिया भी नहीं था, इसी चक्कर में उसने चिट्ठी दबा ली होगी। सही कहती हो तुम फोन पर कि आजकल चिट्ठियां लिखता कौन है। मैं भी नहीं लिखना चाहता है चिट्ठी विट्ठी, लेकिन इस भागम भाग के बीच में इत्मीनान से मैं तुम्हारा इंतज़ार करना चाहता हूँ। चिट्ठियों का इंतज़ार तुम्हारा इंतज़ार लगता है। हर चिट्ठी अपने आप में एक कहानी होती है। कम से कम लिखते हुए तुम कुछ देर के लिए अपने मोबाइल का डेटा ऑफ करके सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में कुछ सोचती होगी। मुझे बड़ा ही क्यूट लगता है जब लेटर बॉक्स में चिट्ठी डालने के बाद तुम तुरंत व्हाट्सएप करके बताती हो कि चिट्ठी पोस्ट कर दी है, शाम को ऑफिस से आके ले लेना। एक ही शहर में रहते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सबसे छुपा कर हमने अपना चिट्ठियों का चिड़ियाघर बना लिया है, जिसकी टूटी हुई रंग छोड़ चुकी बेंच पर तुमसे मिलकर कुछ पूरा हो जाता है। जहाँ मॉल जितनी भीड़ नहीं है, मुझे दिक्कत भीड़ से नहीं शोर से होती है। भीड़ हो शोर ना हो तो मैं झेल जाऊँगा। शोर में मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें ज़ोर से चिल्ला के बुला नहीं पाऊँगा और तुम शायद सुन नहीं पाओगी, कोई मेरी आवाज़ दबा लेगा। मॉल मुझे मेले जैसे लगते हैं जिसमें हर बार कुछ खो जाता है। अच्छा ठीक है, बस बहुत फ़िलॉसफी झाड़ ली मैंने, क्या करूं, चिट्ठियों में फ़िलॉसफी चल जाती है जैसे व्हाट्सएप पे चुटकुले चल जाते हैं। मैंने जो कुछ लिखा है उसका जो भी जवाब है, जो भी जवाब होगा तुम जो भी मन में आए लिखना, जो भी मन में आए लिखना और चिट्ठी डाल के पोस्ट कर देना। चिट्ठियों में हम कोई सवाल जवाब, कोई हिसाब किताब नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस 4 लाइनें लिख के दे देना और चिट्ठी बैरंग भेजना। बिन टिकट चिट्ठी जल्दी और ज़रूर पहुंचती है। तुम्हारा दिव्य। अब अंकिता ने क्या सोचा होगा इसके बाद, और उसका जवाब भी मैं लिख ही देता हूं क्योंकि अंकिता की चिट्ठी तो आई नहीं। चिट्ठी कभी भी कोई नहीं आई एक्चुअली, इसीलिए मैं इतनी सारी चिट्ठियां लिखता हूं कि तुम न डियर लिखो। ये अंकिता की चिट्ठी जो जवाब में आई थी इस चिट्ठी के, कि तुम न डियर लिखो न डियरेस्ट लिखो, कुछ मत लिखो। चिट्ठी लिखते वक्त इतना बह क्यों जाते हो, फालतू में इतनी फिलॉसफी झाड़ने लगते हो यार, सीधे सीधे सब कुछ साफ साफ नहीं बोल सकते। अच्छा तुम्हारी पिछले संडे वाली चिट्ठी मिली, तुमने लिखा था ज़्यादा नहीं तो 4 लाइनें लिख के भेज देना। तो पहली लाइन, फटाफट अपने डाकियों को मेरी साइड से 100 रुपये दे देना दिवाली का गिफ्ट। दूसरी लाइन, यहाँ पे सब ठीक है, आशा करती हूँ कि तुम भी वहाँ ठीक से होगे। फिर ब्रैकेट में, वैसे मैं चाहती यही हूँ कि तुम अगली चिट्ठी में लिखो कि तुम ठीक से नहीं हो। तीसरी लाइन, अपना लेटर पैड बदल लो और प्लीज़ चिट्ठी में सेंट मत डाला करो, सेंट से तुम्हारी महक दब जाती है। चौथी लाइन, तुम्हारी चिट्ठियों का इंतज़ार करने लगी हूँ, तुम्हारी अंकिता। आई एम सॉरी अंकिता। इसके बाद पीएस करके एक और लाइन लिखी हुई थी। एक्चुअली क्या है ना, जितने एनेक्शर आते हैं और कई सारे गवर्नमेंट ऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एनेक्शर में और पीछे लिखी होती है। तो अंकिता ने आखिरी लाइन जो लिखी थी पीएस करके, कि तुम्हारी लिखना बड़ा ही चीप लगता है यार, आगे से नहीं लिखूंगी तुम्हारी हमारी, चलो थैंक यू बाय बाय। तो ये थी अंकिता की चिट्ठी। अब अगली कहानी पे आते हैं, और आई होप कि सब ठीक ठाक चल रहा है मामला। अगले आप हम में से बहुत सारे लोग, जो बहुत फॉर्चुनेट वो लोग हैं जो अपने कॉलेज के टाइम में जिनके मोबाइल नहीं आया था और मोबाइल या फिर धीरे धीरे आ रहा था। तो एक कहानी का नाम है पर्ची। मैं पूरे कॉलेज कभी तुमसे ये कह नहीं पाया, लेकिन आज कॉलेज के 5 साल बाद पता नहीं क्यों तुमसे ये सब कहने का मन कर रहा है। कॉलेज के पहले दिन जब तुमको देखा था ना, तो इंस्टेंट कॉफ़ी जैसा प्यार हो गया था तुमसे। तुम जो क्लास में अपनी सहेलियों के साथ पीछे बैठती थी, जो तुम कभी किसी लड़के से बात नहीं करती थी, मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुमसे कॉफ़ी के लिए पूछूँ। सर इसमें 2 लोगों का नाम चाहिए, मैं भूल गया, थोड़ा आसान नाम बताइए ना सर। क्या, सॉरी? तुषार। तुषार, हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप कैमरा वो अपने आप ले लेगा। तुषार, और दूसरा एक नाम और बता दीजिए।
आप बहुत मुस्कुरा रही थी, आप बता दीजिए अपना नाम। हाँ, नहीं नहीं, एक फीमेल नाम चाहिए मेरे को। हाँ, तो बड़े मुश्किल नाम है। मैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुषार की तरफ से सुना पाऊँ स्टोरी। तो इंस्टेंट कॉफ़ी जैसा प्यार हो गया था, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुमसे कॉफ़ी के लिए पूछूँ। एक बार बड़ी हिम्मत करके मैं तुम्हारे पास आया और मैंने तुमसे कहा, हाय, मैं दीपिका ही रखता हूँ नाम, हाय दीपिका, आई एम तुषार, तुषार साहू। तो तुमने और तुम्हारी सहेलियों ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और कहा, तो तुम तुषार साहू हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। जैसे ही तुमने बोला, तुम्हारी सहेलियां फूट फूट कर हंसने लगी। हंस वो रही थी, फूट मैं रहा था, अंदर ही अंदर, मन ही मन। और तुम सारी लड़कियां एक साथ हंस रही थी। अच्छा, ये पूरी दुनिया में शायद हिंदुस्तान में ही ऐसा होता है कि चाहे कोई कॉलेज हो, ट्यूशन हो, ऑफिस हो, जब सहेलियां मिलकर हंसती हैं तो एक ही साथ हंसती हैं, बात चाहे उन्हें पता हो या ना पता हो। इस फूटने वाले कांड के बाद अगले 6 महीने मेरी तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। तुम अपनी सहेलियों के साथ वैसे ही हंसती रही, कॉलेज वैसे ही बीतता रहा, लेकिन ये इंस्टेंट कॉफ़ी वाला प्यार जो होता है ना, समय के साथ बार बार उबाल मारता ही है। एक दिन तुम लेट आई, क्लास शुरू हो चुकी थी, पीछे कोई जगह नहीं थी। वैसे भी स्कूल और कॉलेज में यही बेसिक फ़र्क होता है। स्कूल में लोग जल्दी आने के लिए, पहली सीट के लिए, आगे वाली सीट के लिए जल्दी आते हैं, और कॉलेज में जल्दी आते हैं ताकि वो पीछे वाली सीट ले सकें। तुमने शायद जल्दबाजी में देखा नहीं, तुम मेरी वाली सीट पे आके बैठ गई। तुम्हारे बैठते ही जो लेक्चर बोरिंग लग रहा था एकदम से इंटरेस्टिंग लगने लगा। मुझे लगा आज ये मौका मिस नहीं होना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ था कि तुम्हारी कोई भी सहेली तुम्हारे साथ नहीं थी। मैंने हिम्मत कर ली कि आज तो तुमसे बात करनी ही है। मैंने एक पर्ची पे सॉरी लिखा और तुम्हें दे दी। तुमने पर्ची देखते ही फाड़ दी। फिर पता नहीं क्या सोच के तुमने एक पर्ची फाड़ी और उस पर लिखा, इट्स ओके। फिर मैंने फिर मैंने एक और पर्ची फाड़ी और लिखा, कैंटीन में कॉफ़ी, प्लीज़ मना मत करना। तुमने 10 मिनट तक सोचा और लिखा, ओके। मैंने फिर लिखा, एक चीज़ और। तुमने पर्ची पे पूछा, क्या? मैंने लिखा, प्लीज़ अपनी सहेलियों को लेके मत आना। ये पढ़कर तुम बहुत ज़ोर से हंसी, और ज़ोर से हंसने की वजह से हम दोनों को क्लास के बाहर निकाल दिया गया। आज जब तुम्हारी शादी का कार्ड आया है, शादी के कार्ड का ईमेल आया है जिसमें लिखा है, प्लीज़ ट्रीट दिस एज पर्सनल इनविटेशन, तो पता नहीं क्यों ये सब याद आ गया। एक पर्ची पे ही लिख के भेज दिया होता तो तुम्हारी शादी में पक्का आ जाता। यहाँ पे बहुत सारे फादर बैठे हैं, और हिंदुस्तान में कई बार फादर और बेटी का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। तो मैंने कोशिश की कि फादर जो कभी कभी सोचते हैं अपनी बच्चियों के बारे में, उनको कभी चिट्ठी लिखनी हो तो वो क्या लिखेंगे। अब कोशिश है, मैं कोई इतना बड़ा हूँ नहीं ना, मेरी इतनी बड़ी बच्ची है कि मैं ये समझ पाऊँ, बट फिर भी कोशिश करता हूँ मैं आपको सुनाने की। प्रिय बेटी, तुम्हें चिट्ठी लिखते हुए एक अजीब सी घबराहट हो रही है। लग रहा है तुमसे पहली बार बात करने जा रहा हूँ। नहीं, इसलिए नहीं कि मेरे पास बातें नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि इतनी बातें हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें। सब कुछ माँ पर छोड़कर हम शायद भूल ही गए हैं कि एक बाप और बेटी सीधे बात भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, बाप के जूते जब बेटे के पैर में आने लगे तो रिश्ता बाप बेटे का नहीं रह जाता, वो दोस्त का हो जाता है। पता नहीं ऐसा कुछ कभी किसी ने बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचा। शायद इसलिए क्योंकि लड़कों को तो जूते के साइज़ बराबर बड़ा होने में सालों लग जाते हैं, लेकिन लड़कियां उसी दिन अपने पापा की दोस्त हो जाती हैं जिस दिन वो अपनी तुतलाती आवाज़ में पहली बार मम्मी की सारी शिकायत करती हैं। जब तुम पहली बार हॉस्टल जा रही थी और तुम्हारी माँ बार बार तुमको बोल रही थी कि बेटी, घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कोई ऐसी वैसी बात मत करना, पढ़ने जा रही हो बस मन लगा के पढ़ना। पता नहीं तुमने अपनी माँ की कितनी बात मानी। मान ली तो अच्छा है, आखिर बातें माने कहीं थी, और अगर नहीं मानी तो और भी अच्छा, क्योंकि लड़की के बॉयफ्रेंड और घर की इज्जत के बीच में न कोई रिश्ता कभी होता था और न कभी होगा। सही से पढ़ाई करना, खाना टाइम से खा लेना, ऑफिस में मन लगाकर काम करना, ये बातें इतनी बोरिंग हैं कि बोलने का मन ही नहीं करता। मुझे मालूम है तुम ये सब अपने आप मैनेज कर लोगी। बेटी, कुछ भी करना लाइफ में, बनना या बिगड़ना, लेकिन याद रखना, मैं अखबार में या मैट्रिमोनी वेबसाइट पर तुम्हारी शादी का ऐड नहीं देने वाला। सारी पढ़ाई लिखाई और समझदारी सीखने के बाद भी अगर शादी के लिए तुम हम पे डिपेंडेंट हो तो समझो सब सीखना ही बेकार हो गया। मैं तुम पर कुछ भी थोपना नहीं चाहता,
तुम्हारी आज़ादी भी नहीं। तुम ये मत समझना कि मैं बड़ा एहसान कर रहा हूँ। ये आज़ादी वाली बात बोलकर तुम ये मत समझना कि मैं कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। ये वो आज़ादी है जो मैं तुम्हें दे नहीं रहा, ये तुम्हारी है शुरू से। बस बेटा कभी अपनी माँ जैसा मत बनना। अगर कभी बनना ही पड़े तो अपनी बेटी जैसा बनना, क्योंकि बेटी आने वाले कल की माँ होती है और माँ बीते हुए कल की बेटी होती है। उम्मीद है कि आगे भी चिट्ठी लिखता रहूँगा और जब बात शुरू हो गई है तो रुकनी नहीं चाहिए। तुम्हारा पापा। थैंक यू। अब बहुत सारे लड़के भी बैठे हैं यहाँ पे। अब जब फादर ने बेटी को चिट्ठी लिख दी है तो बेटा भी क्यों पीछे रहे, उसके लिए भी एक चिट्ठी सुना देता हूँ। ये चिट्ठी सही भी है क्योंकि बहुत सारे लोग इस सेशन से पहले भी और अदरवाइज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं और सवाल पूछने भी चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी में। लेकिन असल बात जो असली सवाल ज़िंदगी के होते हैं ना, वो आपको बाहर से उसका जवाब मिलता है नहीं। ये मैं बहुत पहले, मतलब मैं फाइनल ईयर में था इंजीनियरिंग के और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में करना क्या है। तो मैं बनारस में 10 दिन जाके घाट पे बैठता था और बड़ी साधारण से क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाई आर वी हियर, इस तरीके के क्वेश्चंस के बारे में मैं सोचता था। और उस दौरान मैंने ये सोच लिया था कि मेरे को इंजीनियरिंग की नौकरी वोकरी नहीं करनी है। तो ये चिट्ठी मिली और इससे, इस चिट्ठी की वजह से ही मैं इंजीनियरिंग वाली नौकरी कभी मैंने की नहीं। फिर चिट्ठी ऐसे थी, प्रिय बेटा, चिट्ठी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हर बात हम फ़ोन पे नहीं कर सकते। हम लोग कुछ बातें बस लिख के ही कर सकते हैं। फ़ोन पे जब तुमसे रोज़ पूछता हूँ कि पढ़ाई सही से हो रही है ना, और तुम एक ही टोन में रोज़ बताते हो हाँ पापा अच्छे से हो रही है, तब मन करता है कि बोलूँ तुमको कि हफ्ते में 1-2 दिन कोर्स वाली किताबें मत पढ़ा करो। एक बात याद रखना, अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अपने घर वालों की सारी बातें मानते हैं, और सबसे अच्छे बच्चे वो होते हैं जो घर वालों की सारी बातें नहीं मानते। क्योंकि सारी बातें बच्चे मान ही नहीं सकते, सारी बातें केवल मशीनें मानती हैं। ये सब मैं तुमको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम हमेशा तुम्हारे दादाजी की सारी बात मानते रहे, कभी कुछ मना नहीं कर पाए। घर के अच्छे लड़के बन गए हम, लेकिन अपनी नज़र में सबसे अच्छे नहीं बन पाए। हो पाए तो कॉलेज में, पता नहीं आप में से किसके फादर ने ऐसा कहा है कि नहीं कहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो कहा गया था, हो पाए तो कॉलेज में प्यार करने की कोशिश करना, एक आध बार दिल टूटे तो घबराना मत। और सबसे ज़रूरी बात, प्यार देख के करना, कास्ट देख के ना करना। अब बेटा सोच रहे होगे कि ये पिताजी को आखिर हो क्या गया है, काहे इतनी लंबी चिट्ठी लिखकर सेंटिया रहे हैं। तो यार ये जान लो कि अपने कॉलेज में हम तुम्हारे दादाजी की चिट्ठी का बहुत इंतज़ार किए, लेकिन वो चिट्ठी कभी आई नहीं। हमने जो इंतज़ार किया वो तुम्हें न करना पड़े, इसलिए लिख दिया आज। जवाब भेजने की ज़रूरत समझना तो भेजना, और नहीं भी भेजोगे तो कोई बात नहीं। तुम्हारा पापा। थैंक यू। इसके बाद एक कहानी है ईद मुबारक नाम से, और मैं जहाँ भी जाता हूँ बहुत लोग बोलते हैं कि आप ये कहानी सुनाइए। हम लोग के यहाँ जैसे कॉलेज में हम सारे त्यौहार मनाते थे जब मैं कॉलेज कर रहा था। ऐसा नहीं था कि हमारा त्यौहार है या उनका त्यौहार है। और सर बैठे हैं यहाँ पे तो उनको डेडिकेट करता हूँ मैं। ईद मुबारक। ईद और आलिया में कोई बड़ा ही गहरा रिश्ता है शायद। करीब 7-8 साल पहले की बात है। ईद का दिन था और सभी आलिया को ईद मुबारक विश कर रहे थे। कॉलेज में अभी भी लड़के लड़कियां कितने भी एडवांस हो जाएं, लेकिन अपना मॉडर्न पना दिखाने में नानी याद आ जाती है। आलिया सभी से हाथ मिला के ईद मुबारक विश ले रही थी। इतने में मैं सामने पड़ गया और मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो ईद पर गले मिलते हैं, हाथ मिलाकर ईद थोड़े मिली जाती है। पता नहीं मेरी इस बात पे वो खुश हुई या गुस्सा। करीब 1 मिनट तक मेरी आंखों में घूर के देखने के बाद बोली, तो लग जाओ गले मिश्रा जी। अब उसके बोलते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने हंसकर कहा, अरे यार मजाक कर रहा था। इस पर उसने कहा, कल ईदी खाने घर आना। और वैसे भी किसी लड़के के लिए ये समझ पाना हिंदुस्तान में बड़ा मुश्किल है कि कब हाथ मिलाना कम रह जाता है और कब गले लगाना ज़्यादा हो जाता है। तो इसके बाद बहुत देर तक मैं कुछ सोचता रहा। बात आई गई हो गई। कॉलेज के अगले 3 साल हम मिलते रहे और हर ईद पर मैं उसको हमेशा बोलता रहा, हमारे यहाँ तो ईद पर गले मिलते हैं, हाथ मिला के ईद थोड़े मिली जाती है। और वो हर बार बोलती रही, तो लग जाओ गले मिश्रा जी। मुझे हमेशा डर लगा कि कहीं ईद पर मैं आलिया को गले लगा लूँ तो ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। आलिया की तरफ से कुछ है भी या नहीं, इस बात का पता कॉलेज के 4 सालों में तो नहीं चला। कॉलेज के बाद आलिया की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी लग गई और हम टच में नहीं रहे। और वो फेसबुक में भी नहीं मिली, जहाँ हर वो इंसान मिल जाता है जिसको आप अपनी लाइफ में ऐड एज फ्रेंड नहीं करना चाहते।
कल जब दिल्ली में फ्लाइट से उतरा तो दूर टैक्सी की लाइन में एक बंदी दिखी मुझको एक बार को लगा शायद आलिया है। मैं पास गया, उस बंदी को देखा और झिझक के साथ मैंने पूछा, आलिया? उस बंदी ने बिना एक भी सेकंड गंवाए कहा, अरे मिश्रा जी आप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इस पर मैंने ही झिझकते हुए पूछा, इतनी जल्दी पहचान लिया तुमने? मुझे तो लगा था पता नहीं क्या क्या याद दिलाना पड़ेगा कॉलेज का। इस पर आलिया बोली, क्या बात कर दी यार मिश्रा जी, तुमको कैसे भूल सकती हूँ यार, 100 साल बाद में मिलते तो भी ऐसी पहचान लेती। उसके ये बोलने के बाद मुझको किसी बात की तसल्ली हुई। प्यार भी तसल्ली तो होता है। उस दिन मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि हमारी कहानी के खोए हुए चैप्टर, अधूरे चैप्टर ऐसे ही सालों बाद हमसे आके मिल जाते हैं। मेरी कार आई हुई थी, मैंने उसको कहा चलो मैं छोड़ देता हूँ। वो कार में साथ आ गई। रास्ते में कॉलेज कैंटीन, दोस्तों, बोरिंग लेक्चर्स, पूरी दुनिया भर की बातें हुई। उसने मुझे बताया भी कि वो ईद पर 15 दिन के लिए घर आई हुई है। उसने मुझसे पूछा कि शादी हो गई क्या मिश्रा जी? मैंने कहा हाँ यार, मेरी 2 साल की बच्ची भी है। बातों बातों में पता ही नहीं चला कब उसका घर आ गया। उतरने पर मैंने आलिया से कहा, ईद मुबारक आलिया। ये सुनते ही वो बोली, हमारे यहाँ तो ईद पर गले मिलते हैं, हाथ मिला के ईद थोड़े मिली जाती है। मैंने उसको गले लगा लिया और उसने मेरे कान में धीमे से कहा, ईद मिलने में बहुत देर कर दी तुमने मिश्रा जी। ये सुन के मैं बस इतना बोल पाया, ईद मुबारक आलिया, मेरी बच्ची का नाम भी आलिया है, कभी घर आओ। थैंक यू। इसके बाद एक आप में से अगर किसी ने कॉर्नर सीट पे मूवी नहीं देखी है तो आपका जीवन व्यर्थ है, ये बात आपको जान लेनी चाहिए। अगर कॉर्नर सीट मूवी की अगर आप नहीं देख पाए हैं और ऐसा अभी तक नहीं किया, तो एक टाइम पे कॉर्नर सीट का अपना क्रेज़ था। इधर 2 साल पहले किस ऑफ लव नाम की एक चीज़ आई थी, दिल्ली में लोग किस कर रहे थे, तो उस पे ये कहानी है कॉर्नर सीट नाम की, कि इधर किस ऑफ लव के चक्कर में याद आया कि एक ज़माने में कोई भी चक्कर तभी सफल माना जाता था जिस दिन प्यार अपने पहले किस की मंजिल हासिल कर लेता था। उन दिनों किस की स्टेज हाथ पकड़ने वाली स्टेज के जस्ट बाद हुआ करती थी। प्यार की सबसे खास बात यह हुआ करती थी कि एक बार अगर आप कोई स्टेज पार हो जाओ तो अगली बार उस स्टेज तक दोबारा पहुंचने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। फिल्म तो अब याद नहीं कि कौन सी थी, लेकिन हम जानबूझ के फिल्म शुरू होने के आधे घंटे बाद टिकट लेने पहुंचे और टिकट काउंटर वाले बंदे से पूछा कि एक बार वो दिखा दे कि हॉल कहाँ तक भर गया है। हम सभी ने किया होगा वैसा कि कहाँ तक भर गया है। हॉल जहाँ तक भर गया होता वहाँ से एक पूरी रो छोड़कर हम अगली सीट का टिकट ले लेते। कभी कोई मैथ्स जानने वाला प्यार का हिसाब किताब करता तो ज़माने भर के प्यार और कॉर्नर सीट के बीच में ज़रूर कोई ना कोई इक्वेशन बना पाता। मॉर्निंग शो में वैसे भी लोग कम हुआ करते, तब भी बार बार यही ख्याल आता कि पीछे वाले बंदे बंदियां पिक्चर नहीं हमें देखने आए हैं। अच्छी खासी घबराहट होती है और यकीन मानिए मज़ा अच्छी खासी घबराहट में ही है। इस घबराहट में 2-3 फिल्में कब निकल गईं पता ही नहीं चला। हाँ, चौथी फिल्म का टिकट लेने जाते जाते टिकट काउंटर वाला बंदा अपने आप एक रो छोड़ के कॉर्नर सीट की टिकट दे दिया करता। बल्कि एक बार तो उसने ये बताया भी कि फलानी फिल्म का टिकट ले लीजिए भैया, ये फिल्म लंबी भी है। खैर, जब फिल्म में गाने की आवाज़ तेज़ होती तो 2 घबराए हुए लोग कोशिश करते कुछ फुसफुसाने की, सुनने सुनाने की, कुछ बोलने बताने की, और इस फुसफुसाहट में फिल्म के 2 गाने निकल जाया करते। अब ये तो याद नहीं कि वो फिल्म कौन सी थी या वो गाना कौन सा था, लेकिन उस फिल्म के बाद हम बहुत देर तक एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पा रहे थे और कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। बस ये लग रहा था कि काश ये फिल्म कभी ख़त्म नहीं होती। प्यार की सारी स्टेज पूरी होने से पहले ही तुम कहाँ चली गई मुझे ये पता तो है, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता। पता नहीं जब तुम टीवी पे किस ऑफ लव देखती होगी तो किस बात पे ज़्यादा मुस्कुराती होगी, मुझ पर, अपने आप पर, उस कॉर्नर सीट पे, या उस घबराहट पे जो हम दोनों को हुई थी। थैंक यू। सॉरी। अगली कहानी मेरे ख्याल में ठीक, अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो मैं उस हिसाब से बंद कर दूंगा, या 1-2 कहानी और सुनाता हूँ फिर ख़त्म करते हैं।
आपका तो सर नाम लेके मैंने कहानी पढ़ दी थी ना, इसलिए भी आप कंटिन्यू करवा रहे हो, बाकी लोगों पे जुल्म ना हो जाए। मतलब ऐसा हुआ है तो इसलिए, पहले भी होता रहा है ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल में, स्पेशली जो कविता सुनाते हैं वो लोग मानते नहीं हैं। तो खैर, कहानी का नाम है नॉट एप्लीकेबल। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। रोज़ कॉलेज के बाद लाइब्रेरी के पीछे वाले आम के पेड़ के पास प्रीति श्रीवास्तव शाम को 4 बजे पूरी दुनिया से नज़र बचा के आ जाया करती। हमारे बीच कोई हाय हेलो नहीं होता था, बस वो आ जाती और हम थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद क्लास के किसी बोरिंग लेक्चर की बात से बात शुरू करते। प्यार अक्सर ही लेक्चर की बोरिंग बातों से ही शुरू होता है। सब सही चल रहा था, बस फाइनल ईयर के आखिरी दिन 4 बजे वो बहुत नाराज़ होकर आई और कहने लगी, बहुत हो गया अनुराग, मैं तुमसे रोज़ रोज़ 4 बजे नहीं मिल सकती। मैंने घबरा कर पूछा, क्यों, क्या हो गया? बस मैं केवल 4 बजे नहीं मिलना चाहती तुमसे, मैं चाहती हूँ घड़ी में चाहे दिन के 4 बज रहे हों या रात के 10 या फिर सुबह के 6 बज रहे हों, बस हम हमेशा साथ रहें। ये कहते कहते उसकी आंखों से एक आंसू फिसल कर उसके होठों तक आ गया। मैंने प्रीति का आंसू अपनी उंगली से छू कर कहा, शादी केवल हम दोनों लोगों के बीच नहीं होनी है प्रीति, मेरे नाम के आगे लगे पांडे और तुम्हारे नाम के आगे लगे श्रीवास्तव के बीच भी तो होनी है। ये बोलने के बाद जो आंसू अभी प्रीति की आंखों से बह रहा था, उसने मेरी आंखों से बहना शुरू कर दिया। हम दोनों बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। दुनिया शायद पहली बार स्कूल के फॉर्म पे बंटना शुरू होती है। सारे बच्चे एक से ही होते हैं, लेकिन स्कूल के फॉर्म में आकर कोई अनुराग पांडे हो जाता है तो कोई प्रीति श्रीवास्तव। दुनिया में शायद पहली बार स्कूल के फॉर्म पे बंटना शुरू होती है। सारे बच्चे एक से ही होते हैं, लेकिन स्कूल के फॉर्म में आकर कोई अनुराग पांडे हो जाता है तो कोई प्रीति श्रीवास्तव। और इंसान जिंदगी भर सरनेम में बटा हुआ छटपटाता रहता है। बहुत देर तक सोचकर मैंने प्रीति से कहा, शादी कर लेते हैं प्रीति, बस एक शर्त है। प्रीति ने पूछा, क्या शर्त? यही कि शादी के बाद हम अपना घर छोड़कर नहीं, ये सरनेम छोड़ के कहीं दूर चले जाएंगे। ये सुनकर प्रीति ने मुझे गले लगा लिया। हम दोनों के बीच में पांडे से श्रीवास्तव के बीच की दूरी मिट गई। प्रीति थोड़ा सा मैं हो गई, मैं थोड़ा सा प्रीति हो गया। कभी कभी लगता है जैसे घर वाले हमें शादी में ना कहने के लिए बड़ा करते हैं। हम दोनों ने घर छोड़ दिया। घर छोड़ के हम दोनों वहीं गए जहाँ रोज़ अखबारों में घर छोड़कर निकले हुए सैकड़ों लड़के और लड़कियाँ चले जाते हैं। इस बात के करीब 6-7 साल बाद जब मैं प्रीति के साथ अपने बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल गया तो वहाँ फॉर्म भरते हुए एक मैडम ने कहा, आपका फॉर्म अधूरा है सर, आपने सरनेम वाला कॉलम खाली छोड़ दिया है। इस पर प्रीति बहुत ज़ोर से हंसी और बोली, वो खाली रहेगा, हमारा कोई सरनेम नहीं है। फॉर्म भरने वाली मैडम ने अपने चेहरे पर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ हमसे पूछा। हम दोनों को देखा। इस बार मैं बोला, मैडम हमें तो बिना सरनेम वाली दुनिया मिली नहीं, कम से कम अपने बच्चे को हम बिना सरनेम वाली दुनिया देके जाएंगे। फॉर्म वाली मैडम ने बच्चे के फॉर्म पर सरनेम वाले कॉलम में नॉट एप्लीकेबल लिख दिया। काश कि हम भी कभी पीछे जाकर अपने नाम के आगे लगे सरनेम वाले कॉलम में नॉट एप्लीकेबल लिख पाते। थैंक यू। अभी यहाँ पे दिवाली मनाई जाती है सही से, मतलब अच्छे से पटाखे वटाखे फूटते हैं यहाँ पे। तो अगली कहानी है ग्रीन दिवाली। आजकल बड़ा चल रहा है ना ग्रीन दिवाली और इस तरीके का बहुत ज़्यादा। तो कहानी है कि ये बात तब की है जब हमारी दिवाली इतनी ग्रीन नहीं हुआ करती थी। बचपन में आपने किसी ने टाइम बम लगाया है? बम में किसी में जो भी है कि वो टाइमर लग जाता था एक। तो ये बात तब की है जब हमारी दिवाली ग्रीन नहीं हुआ करती थी। बचपन में अगरबत्ती लगाकर टाइम बम बनाना हमारे टाइम की सबसे बड़ी इन्वेंशन थी। टाइम बम का असली मज़ा बम बनाने में नहीं था, अगरबत्ती जलाने के बाद बम का धमाका होने का इंतज़ार करने में हुआ करता था। ऐसे ही किसी दिवाली की बात है, मैं 2 पैकेट चटाई, 2 पैकेट सुतली बम लेके आया था और घर के सामने वाली खिड़की के पड़ोस में रहने वाली नेहा के पास अनार, चरखी और रॉकेट का पैकेट था। वो मेरे पास अपने सारे पटाखे लेके आई और बोली कि मुझे बम जलाना सिखा दो। अच्छा, बंदी अगर आगे से खुद आ जाए ना तो लड़के बाहरी बार थोड़ा शो ऑफ करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सस्ती वाली मोमबत्ती की तरह पिघल जाते हैं। मैंने बड़े स्टाइल में कहा, इसमें सीखना क्या है, कभी मोमबत्ती नहीं जलाई, वैसे ही बम जला लो। इस पर वो बोली, मुझे डर लगता है, बम तुरंत फट जाता है ना, तुम सिखा दो ना। मैंने बड़े स्टाइल में एक सुतली बम निकाला और उसको सामने दीवार पर रखकर नेहा से कहा, लो जलाओ। उसने कहा, तुम साथ आओ। वो बार बार माचिस लेके बम के पास जाती और इससे पहले कि वो जला पाए वो डर के मारे पीछे आ जाती। जब मैंने 5 मिनट तक ये देखा तो उसको कहा, रुको, ऐसे नहीं होगा,
मैं बम में टाइमर सेट कर देता हूँ। मैंने बम के पतीले को थोड़ा सा रगड़ कर उसका मसाला निकाल दिया और कहा अब तुरंत नहीं फूटेगा। इसके बाद नेहा ने फिर एक बार कोशिश की, इस बार आग लग गई। बम का पतीला अगरबत्ती जैसे सुलगने लगा। उसने बम में आग लगी देखकर अपने कान तेजी से बंद कर लिए। अगले 2 मिनट तक बम नहीं फटा तो उसने अपना एक कान हटाकर, कान से हाथ हटाकर पूछा, कितनी देर का टाइमर सेट किया है? यह सुनकर मैं बहुत जोर से हंसा और बम के पास जाके देखा। वो बम फुस निकला। मैंने अगला टाइम बम अगरबत्ती से बनाया। बम बनाने के बाद धमाके का इंतजार करते हुए हम अगरबत्ती जैसे सुलग रहे थे। नेहा ने कान बंद कर रखे थे। इतने में पास वाले घर के सामने से एक सुतली बम बहुत जोर से फूटा। नेहा ने समझा कि अपना वाला बम फूटा है। उसने जैसे ही कान से हाथ हटाया तभी हमारा वाला टाइम बम फूट गया। अब घबरा कर उसने अपने नहीं मेरे कानों पे हाथ रख दिया और गले लग गई। रिपीट करता हूँ, घबरा कर उसने अपने कान पे नहीं मेरे कान पे हाथ रख दिया और मेरे गले लग गई। जिस मोमेंट वो मेरे गले लगी थी, ठीक उसी मोमेंट दिवाली के शोर शराबे के बीच एकदम से ग्रीन दिवाली वाली शांति वाली फील आ गई। ठीक उसी मोमेंट मेरी दिवाली हैप्पी हो गई। अब हमारी कॉलोनी, मुझे लगता है हिंदुस्तान की कोई भी कॉलोनी ऐसी नहीं है। अब हमारी कॉलोनी ऐसी तो थी नहीं कि लड़का लड़की को गले लगा कर 1-2 मिनट सुस्ता ले और शर्मा आंटी, पांडे आंटी, मिश्रा आंटी के गले में दर्द ना हो जाए। जैसे ही उसको एहसास हुआ कि वो गले लगी है, वो घबरा कर पीछे हट गई। इसके बाद एक एक करके हमने एक एक बम को टाइम बम बनाकर फुटाया। और जैसे टाइम बम वाला टाइम बीत जाता है ना, वैसे ही ज़िंदगी के टाइम बम वाला टाइम भी बीत जाता है। अब जब दिवाली पे किसी लड़के को किसी लड़की के लिए टाइम बम बनाते हुए देखता हूँ तो सोचता हूँ कि काश कि नेहा फिर से मेरे कान पे अपने दोनों हाथ रख देती। दिवाली में शोर थोड़ा बढ़ गया है, नहीं? थैंक यू। सुनाऊँ कि बंद करूँ मैं? आप जैसा बोलो। एक आध चीज़ें और हैं, मतलब अगर इसमें अब वो मेरे को लगता है कुछ नया डेवलप करना पड़ेगा। शायरी में तो बोल देते हैं मुकर्रर और दुनिया भर की चीज़ें। और अच्छा, एक हम लोग के एक नई प्रजाति ने जन्म लिया है हिंदुस्तान में, जो अभी कॉलेज में होंगे और जो मुझे लगता है सर सभी का एक्सपीरियंस रहा होगा। हम लोग पहले, मेरी उम्र और प्रभु चावला सर की उम्र में केवल 5 साल का फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं। तो बाल की सफ़ेदी हो जाती है कभी कभी ऐसा। तो उस समय एक्स नाम की प्रजाति नहीं होती थी। एक्स जो होता था, बहुत सारे जो यहाँ पे युवा लोग होंगे उनको समझ में आता होगा। तो कभी अगर कोई एक्स को अपनी चिट्ठी लिखे तो क्या लिखेगा? डियर एक्स, मैं यहाँ पे ठीक से हूँ, बाकी सब भी ठीक से है। तुम कैसी हो और बाकी सब कैसा है? अब बाकी सब में कितना कुछ समा जाता है ना, मौसम, तबीयत, नुक्कड़, शहर, घर वाले, पति, ससुराल, सब कुछ। उम्मीद तो यही है कि शादी के बाद बदल गई होगी। नहीं, शादी के बाद कुछ बदलता नहीं है, लेकिन घर बदलता है ना, तो घर बदलने से सब कुछ बदल जाता है। नहीं घबराओ नहीं, तुम्हारी याद में कोई मैं पागल होकर देवदास नहीं हुआ जा रहा। दारू अभी भी पहले जितनी ही पीता हूँ। एक लड़की से दोस्ती भी कर ली है, उसकी शक्ल तुमसे नहीं मिलती। एक लड़की से दोस्ती भी कर ली, उसकी शक्ल तुमसे नहीं मिलती, उसका कुछ भी तुमसे नहीं मिलता, लेकिन उसकी हर एक बात मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। उसको मेरी डायरी बहुत पसंद है, वही तुम्हारी वाली डायरी जिसमें मैं केवल तुम्हारे लिए कविता लिखता था। उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो कहती है कि डायरी के बचे हुए पन्नों पे मैं उसके लिए कविता लिख दूं, लेकिन कविता है कि अब लिखी ही नहीं जाती। तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे लिए फूल, पत्ती, चांद, सितारे, एक लाइफ साइकिल होता है हिंदुस्तान में। कोई भी जो प्रेमी होता है ना, वो प्यार में कविता लिख ही देता है। अगर बहुत प्यार में होता है तो उसको लिखनी पड़ती है, और प्यार छूट जाए तो खैर इतने सारे कवि और लेखक हुए ही हैं दुनिया में। तो वो कभी ना कभी एक जो पहली आप कविता लिखते हो, और वही आपकी सही में असली भाषा भी होती है जिस भाषा में आप अपनी पहली कविता लिखते हैं। तो मैंने तुम्हारे लिए फूल, पत्ती, चांद, सितारे वाली न जाने कितनी टुच्ची कविताएं लिखी होंगी। कविताएं जो गुलजार साहब की कविताओं जैसी मल्टी लेयर्ड भी नहीं थीं। वो कविताएं सही में टुच्ची थीं, जिनका केवल और केवल एक मतलब था, प्यार। तुम्हारे जाने के बाद छोटी सी खुशी भी अब बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारी डायरी बहुत दिनों से अलमारी में सुलग रही थी। कभी गलती से डायरी को पलट लेता तो पूरा शरीर छिल जाता।
नए साल पे वो पुरानी डायरी जला दी है, नए साल पे वो पुरानी डायरी जला दी है, और डायरी में सबसे ज़्यादा देर में वो फ़ोटो जला जो तुमने शादी तय होने के बाद जला देने के लिए मुझे अपनी कस्में दी थी। डायरी में बंद कुछ साल, कुछ रत जगह, कुछ शामें, सब कुछ जल गया। डायरी की राख को फेंकने के चक्कर में हाथ में फफोले पड़ गए हैं। अब चाहकर भी मैं कविताएं नहीं लिख पाता। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं कहानियाँ ठीक ठाक लिखने लगा हूँ। सच बताऊँ, मुझे नहीं चाहिए ये कहानियाँ वहानियाँ। मुझे अपनी फूल पत्ती चांद सितारे वाली वो 2 कौड़ी की टुच्ची कविताएं वापस चाहिए। डायरी के साथ जली हुई शामों की राख तुम्हें भिजवा रहा हूँ। थोड़ी सी राख अपनी जीभ पे रख कर पानी पी लेना, शायद कुछ आराम मिले। बाकी सब कुछ वैसे ही है। तुम कहो, बाकी सब कैसा है? इस बार नए साल पे मायके आओगी? तुम्हारा दिव्य। थैंक यू। इसके बाद अब एक मैं छोटी सी कहानी बता देता हूँ, मैं लेखक बना क्यों और मैं क्यों इतना सब, क्यों मैं हिंदी में लिखता हूँ और ये सब। एक बहुत जो हम लोग की ज़िंदगी में जैसे ना बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, एक फैमिली होती है, और ऐसी एक और शख्स होता है जो ज़िंदगी में अनअवॉइडेबल है, जो घर के पड़ोस वाले अंकल होते हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली या साइलेंट मोड में आपसे हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं कि बेटा तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा। तो ऐसे ही हमारे घर के पास में एक अंकल थे, और अब उनको हमेशा ये था कि जब मैं 10th का पेपर देने गया तो 10th में घर आए और बताया, देखिए दुबे जी है, अब लड़के ने 10th का बोर्ड दिया, अगर 90% से नीचे आए ना तो समझिए लड़का कमज़ोर है, कुछ नहीं करेगा, आवारा निकलेगा। 10th का बोर्ड हुआ, 90% के नीचे ही आए। सबसे उन्होंने पूरे मोहल्ले में गा गा के बताया कि देखा, हमने तो पहले ही कहा था कि लड़का पढ़ने में कमज़ोर है, कुछ नहीं करेगा, आवारा निकलेगा। 12th का एग्ज़ाम हुआ, 12th के बोर्ड से पहले फिर आए। उन्होंने कहा, देखिए दुबे जी, आजकल तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेरिट भी कितनी हाई जाती है, 95% के नीचे आए तो समझिए लड़का आवारा निकलेगा, कुछ नहीं करेगा। 12th का एग्ज़ाम हुआ, और मतलब 95 तो मुझे लगता है मेरी 2-3 जनरेशन में भी जोड़ के नहीं आए होंगे किसी के। तो आए, उन्होंने सबसे कहा कि देखा, हमने तो पहले ही कहा था। इसके बाद मैं कोचिंग करने, हिंदुस्तान में जिस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है, मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा, मतलब जैसा है, बिना कोचिंग के स्टूडेंट लाइफ साइकिल हिंदुस्तान में पूरी नहीं होती, चाहे पढ़ने में अच्छे हों और चाहे ख़राब हों। तो खैर मैं कोचिंग करने पहुंचा, अपना कोचिंग करता रहा, और इसके बाद एक, आपको पता ही है, फिर आईआईटी का पेपर हुआ, सबसे बड़ा पेपर था। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं मेजॉरिटी में रहा। उसके बाद मैं एक प्राइवेट कॉलेज पहुंचा, और प्राइवेट कॉलेज में जाने का पहला साल जो था, वहाँ की, अब पहली बार कॉलेज से निकले, घर से बाहर निकले थे, तो पहला साल चारों साल की बंदियाँ ही गिनने में चला गया कि इनसे बात करनी है। सेकेंड ईयर में मैंने 5-6 प्रॉस्पेक्टिव जहाँ पे दोस्ती वोस्ती हो सकती थी। और जैसे ये लाइन आप में से पता नहीं एक जनरेशन के बाद अब आजकल बहुत चलती है कि ये लाइन अगर आपने नहीं सुनी है तो आपका जीवन कंप्लीट नहीं है। जैसे आपकी कभी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी, बेस्ट फ्रेंड टाइप वाली दोस्ती, जो करण जौहर ने कुछ कुछ होता है के बाद से बिगाड़ दिया हिंदुस्तान को, कि मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ लेकिन एज अ फ्रेंड। तो ये लाइन हम सभी की लाइफ में आती है। तो ये सब हुआ, और उसके बाद से 3rd ईयर तक मेरे को सब समझ में आ गया कि मायाजाल इंजीनियरिंग का ये मेरे बस का है नहीं, गलत फंस गया मैं। और उधर प्रेशर बिल्डअप हो रहा था कि भाई नौकरी करनी है। और प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने का एडवांटेज है कि वहाँ पे कोई ज़्यादा पढ़ने वाला होता है ना, तो आप उसको टॉन्ट मार सकते हो कि अगर इतनी पढ़ने वाले थे तो आईटी क्यों नहीं चले गए, यहाँ क्यों आ गए। तो खैर फाइनल ईयर आया, और प्राइवेट कॉलेज छोटा सा था, प्लेसमेंट वेसमेंट हुआ नहीं। और जब मैं कॉलेज करके आया तो अंकल घर आए, और उनको पता था कॉलेज ख़त्म हो गया है, अंकल आंटी दोनों। और उन्होंने कहा कि बेटा नौकरी कहाँ लगी? तो मैंने कहा नहीं, नौकरी तो नहीं लगी अंकल। तो फिर उन्होंने कहा, वही देखा दुबे जी, हमने पहले ही कहा था कि लड़का कुछ नहीं करेगा, आवारा निकलेगा। अब इसके बाद जो टर्निंग पॉइंट है, हुआ क्या कि मैं फिर, आदमी फिर एक कोचिंग करता है। और हिंदुस्तान में जो बीटेक की हालत वो ऐसी है कि 4 साल आदमी जब बीटेक कर रहा होता है या कर चुका होता है, उसके बाद सोचता है कि उसको लाइफ में करना क्या है। इस तरीके का सिस्टम है। तो मैंने फिर अपना एमबीए की तैयारी शुरू की, और इधर घर के पास में एक भैया रहते थे जिनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी। उनके पास गया और मैंने उनको, भैया को बताया कि भैया मेरा 1-2 बार दिल टूट चुका है और मैं तुरंत कविताएं लिख लेता हूँ। तो उन्होंने कहा, उनके एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, उन्होंने एक मिश्राम्बू या कोई प्रोडक्ट था, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्टली कि क्या था, तो उन्होंने कहा कि इस पर लिख के ले आओ। कोई स्कूल का एंथम था, तो उन्होंने दिया और मैं फटाक से आधे घंटे में लिख के ले गया। तो उन्होंने कहा कहीं से नकल करके लिख के लाए हो? मैं कहा नहीं, ये तो खुद ही लिखा है। तो भैया गए और अपने कमरे से पर्स से लाए और उन्होंने 1000 रुपये दिए मेरे को,
और कहा कि देखो जो तुमने लिखा है ना, इससे मैं 2 लाख रुपए कमाने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें 1000 रुपये मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम ये जान जाओ कि तुम लिख के कमा सकते हो। वो 1000 रुपये इंजीनियरिंग के 4 साल की बाद की पहली कमाई थी। फिर MBA किया, फिर जब किताब आने वाली थी और सब लोग खुश थे, वो सारे मेरे दोस्त खुश थे जिन्होंने ज़िंदगी में एक भी अच्छी चीज़ नहीं सिखाई सिवाय दोस्ती के। सारे घर वाले खुश थे, सब लोग खुश थे। तो अंकल घर आए, उन्होंने कहा कि यार देखा दुबे जी, हमने पहले ही कहा था लड़का कुछ अलग करेगा। कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, कहानी असल बात ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे कहानियाँ अक्सर ख़त्म होने के बाद शुरू होती हैं। उन्होंने किताब उठाई और कहा अरे यार तुम तो मतलब इतना पढ़ाया गया तुमको, बीटेक और MBA करा दिया, तुमने किताब हिंदी में लिख दी, तुम पढ़ने में यार कमज़ोर ही रह गए। अब मैं अंकल को कैसे समझाता कि ये वो हिंदी थी जो मुझे मम्मी ने प्यार से पुचकार कर गोदी में सिखाई थी और अंग्रेज़ी स्कूल में मास्टर ने डंडा मार मार के सिखाई थी। ये वो हिंदी थी जिसमें प्यार में पढ़ के मैंने पहली कविता लिखी थी, टुच्ची ही सही। ये वो हिंदी थी जिसमें हम सारे लोग बात करते थे। अब मैं उनको कभी समझा नहीं पाया और फिर दनादन एक के बाद एक किताबें लिखता रहा। और अंकल अभी भी कहते तो यही है कि बेटा जो भी किया सो ठीक है, लेकिन पढ़ने में तो तुम कमज़ोर ही रह गए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आई होप एक आध हाथ खड़े हो रहे थे, मैंने बोर नहीं किया होगा, और अगर बोर किया तो मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ। और एक दिन की बात है, इतना तो हिंदी के लेखक को हिंदुस्तान में झेल ही लेना चाहिए लोगों को। थैंक यू। Thank you so much. I'll request Mr. Chawla to kindly present a small token of appreciation to दुबे जी। आज तो इनके चिट्ठियों को, कहानियों को सराहने रखकर सोएंगे हम। आज तक यादगार कहानियों के लिए दादियों नानियों को बच्चे धन्यवाद कह रहे हैं, पर अगर इन जैसे और मिल जाए तो नेक्स्ट जनरेशन दादाजी नाना जी को भी थैंक यू कहेगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Mr. Chawla, for doing the honor. And that's all for the day. Thank you very much for participating and making this evening truly special for all of us. Tomorrow we start with the first session at 10:30, so please be seated at 10:15. Till then, take good care of yourself. Namaskar.